गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर एस सुमन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। आज हम लोग चौथा लेक्चर शुरू करेंगे पहले यूनिट का। चौथे लेक्चर में हम लोगों को आज क्या सीखना है? आज सीखना है हम लोगों को सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजर्स। मतलब एक उद्यमी जो होता है और एक प्रबंधक जो होता है यानी कि मैनेजर जो होता है, उनके बीच में क्या समानताएं होती हैं और क्या विभिन्नताएं या भिन्नताएं होती हैं या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, इन बातों को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर यानी कि एक उद्यमी और एक प्रबंधक के मध्य क्या क्या समानताएं और विषमताएं या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे सबसे पहले समानताओं की, कि दोनों में आखिर क्या समानताएं होती हैं, यानी कि एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर में क्या समानताएं होती हैं। द ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर should play the compatible role in the business management like managers. They should share the compatible characteristics to the business community. कहने का मतलब क्या हुआ, इसका क्या अर्थ निकला? देखिए, एक उद्यमी के पास, ध्यान से समझिएगा, एक उद्यमी या एक एंटरप्रेन्योर के पास वो सभी गुण होने चाहिए जो एक प्रबंधक के पास होते हैं। बात समझिए, क्या बोला मैंने? एक उद्यमी के पास वे सभी गुण होने चाहिए जो एक प्रबंधक के पास होते हैं। ठीक है, और उनके पास, उद्यमियों के पास बिजनेस से रिलेटेड या व्यवसाय से रिलेटेड जो भी स्किल है, जो भी विशेषता है, उसको वो लोग उनको सबके साथ साझा करना चाहिए। मतलब एक उद्यमी को मैनेजर के जैसा ही उनके पास अगर कोई विशेषताएं हैं, कुछ उनके पास कौशल है, कुछ उनके पास स्किल है, तो उसको वो सबके साथ साझा करें। मतलब उस स्किल की सहायता से सबकी मदद करें व्यवसाय में, जो व्यवसाय वो कर रहे हैं उसमें। ठीक है, एंटरप्रेन्योर दूसरा बिंदु क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट आर बोथ आर कंसर्न्ड विथ बिजनेस ग्रोथ नो मैटर द ग्रोथ इज इन शॉर्ट और लॉन्ग रन। कहने का मतलब क्या है? एक उद्यमिता या उद्यम जो है, उद्यमी जो है या मैनेजर या प्रबंधक, दोनों व्यक्ति हमेशा क्या चाहता है? दोनों व्यक्ति हमेशा चाहता है बिजनेस में ग्रोथ। मतलब उसका काम जो है, उसका व्यवसाय जो है, वो हमेशा बड़ा होता जाए, वृद्धि करता जाए। ठीक है, ये वृद्धि छोटे समय के लिए हो अथवा लंबे समय के लिए हो। यानी कि हर एंटरप्रेन्योर और मैनेजर दोनों क्या चाहता है? दोनों चाहता है कि मेरा व्यवसाय बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े। बेशक वो बढ़त जो है वो अंशकालीन हो या लघु या दीर्घकालीन हो, यानी कि छोटे टाइम के लिए हो या बड़े टाइम के लिए हो, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ हमेशा होता रहे। यही दोनों की इच्छा होती है, एंटरप्रेन्योर की भी और प्रबंधक की भी। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज क्रूशियल फॉर बोथ ऑफ देम सिंस एंटरप्रेन्योर्स वांट टू ग्रो बिगर विद देयर वेल्थ एज वेल एज सोशल रेपुटेशन एंड मैनेजर्स वांट्स टू प्रमोट देयर वे टू बेटर सक्सेस। क्या कहना चाह रहा है? ये कारण बता रहा है। हर व्यवसायी यानी कि हर उद्यमी या प्रबंधक हमेशा ग्रोथ चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उद्यमी हैं तो बिजनेस का ग्रोथ का मतलब है कि आपके पास धन की आमद बढ़ेगी, मतलब आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, समाज में आपका कद बढ़ेगा। ठीक है, वहीं मैनेजर सोचता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, अगर वो कंपनी बड़ी बनेगी, वो बिजनेस बड़ा होगा तो मेरी तरक्की होगी।
मेरी प्रमोशन होगी, मेरी तरक्की होगी, तो जाहिर सी बात है मेरी आय में भी वृद्धि होगी, और मेरी आय में वृद्धि होगी तो मेरा भी सोशल स्टेटस बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से, मेरी पूरी बात समझना, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से दोनों एंटरप्रेन्योर और मैनेजर दोनों चाहता है कि व्यवसाय में उन्नति हो, व्यवसाय में वृद्धि हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कारण देखते हैं और सिमिलैरिटीज देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है? एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस मैनेजर्स बोथ आर डिसीजन मेकर्स। मतलब अपने अपने क्षेत्र में, मतलब एक मैनेजर जिस कंपनी में काम करता है या एक उद्यमी जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है, दोनों डिसीजन मेकर्स होते हैं। क्या समानता है दोनों में? दोनों डिसीजन मेकर्स होते हैं, मतलब वो अपने निर्णय लेने वाले होते हैं, अपने कंपनी के लिए निर्णय लेने वाले होते हैं। ये समानता ही तो हुई कि मैनेजर भी अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकता है और व्यवसायी या एंटरप्रेन्योर जो है वो भी अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकता है। इसका मतलब एंटरप्रेन्योर और बिजनेस मैनेजर बोथ आर डिसीजन मेकर्स, निर्णय लेने वाले होते हैं। ठीक है, they both have similar way to manage the team and achieve target। दोनों के पास एक एक टीम होती है, एक उद्यमी भी एक छोटी सी टीम बनाता है और एक मैनेजर के पास भी एक टीम होती है, और दोनों इस बात में कुशल होते हैं कि कैसे हम अपने टीम को मैनेज करेंगे, कैसे हम अपने टीम को चलाएंगे जिससे कि हमें टारगेट अचीव होगा, यानी कि लक्ष्य प्राप्त होगा। यानी कि दे बोथ हैव सिमिलर वेज टू मैनेज द टीम एंड अचीव टारगेट। उन दोनों के पास टीम का प्रबंधन करने और लक्ष्य प्राप्त करने के समान तरीके होते हैं। दोनों लगभग एक ही तरीका फॉलो करते हैं अपनी टीम से काम करवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, दे शुड रिएक्ट टू पब्लिक एज अ क्विक लिसनर एंड ग्रेट कम्युनिकेटर। मतलब क्या हुआ? एक मैनेजर को भी पब्लिक, यानी कि यहां पब्लिक का मतलब क्या है? यहां पब्लिक का मतलब है कस्टमर। एक मैनेजर को एक कस्टमर से बात करनी पड़ती है, उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को भी एक कस्टमर से बात करनी पड़ती है, और इस वजह से एक मैनेजर हो या एक उद्यमी हो, दोनों को अच्छा श्रोता होना जरूरी है, अच्छा सुनने वाला होना जरूरी है। पब्लिक का आप सुनेंगे तो ही आपको पब्लिक का आइडिया मिलेगा कि पब्लिक आखिर क्या चाहती है मेरे से। ठीक है, और दूसरा एक और गुण होता है दोनों में समानता, वो है ग्रेट कम्युनिकेटर, यानी कि एक महान संचारक होना बहुत जरूरी है। मतलब आप पब्लिक की सुने, बहुत अच्छी बात है, उनसे आइडिया लें, उनसे समझने की कोशिश करें कि उनको क्या प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है, लेकिन साथ में आप अपना विचार भी पब्लिक तक पहुंचाएं। और अपना विचार आप पब्लिक तक तभी पहुंचा पाएंगे जब आप ग्रेट कम्युनिकेटर होंगे, यानी कि आप में संचार करने की क्षमता होगी, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो दोनों व्यक्ति, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, दोनों को अच्छा श्रोता भी होना जरूरी है और अच्छा संचारक या कम्युनिकेटर होना भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ समानताएं थी एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में। अब हम लोग थोड़ा सा भिन्नताएं या विषमताओं को देखते हैं या अंतर को देखते हैं। ठीक है, आसान भाषा में बोलें तो अंतर। अब देखिए, आपको मैंने एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि जब भी हम लोग अंतर की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे, डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो उस समय हम लोग हमेशा जब मैनेजमेंट में ऐसा कुछ करना होता है, अंतर बताना होता है या कंपेयर करना होता है, डिफरेंस बताना होता है, तो उसमें हम लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए? हम लोगों को आधार जरूर बताना चाहिए कि कौन से आधार पे या किस बेसिस पे मैं ये डिफरेंस बता रहा हूं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे बच्चों इसको भी।
पहला बिंदु क्या है? डिफरेंसेस के बारे में बात करना है। हमने सबसे पहले लिख दिया बेसिस ऑफ कंपैरिजन या तुलना का आधार। तुलना का आधार किसके बीच में बताना है हमको? तुलना एक एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी के बीच में और एक मैनेजर या प्रबंधक के बीच में। ठीक है, इनके मध्य हमको बताना है अंतर। सबसे पहले प्लान्ड पोजिशनिंग। प्लान्ड पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है कि उनकी आखिर क्या ऐसा आधार होता है, कौन सा ऐसा बेसिस होता है जिसको ध्यान में रखते हुए वो कार्य करते हैं। तो ड्रिवन बाय परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक उद्यमी हमेशा अवसर की धारणा से प्रेरित रहता है। मतलब एक उद्यमी जो है वो किसकी तलाश में रहता है? हमेशा एक अवसर की तलाश में रहता है। जबकि जो मैनेजर है, मैनेजर का क्या है? ड्रिवन बाय रिसोर्सेज करेंटली कंट्रोल्ड। मतलब मैनेजर क्या देखता है कि अभी मेरे पास कौन कौन से संसाधन हैं। मैनेजर देखता है कि अभी मेरे पास कौन कौन से संसाधन हैं और उन्हीं संसाधनों के बेसिस पे वो कार्य करता है। फर्क समझ में आ रहा है? एंटरप्रेन्योर जो है या उद्यमी जो है वो हमेशा अवसर की तलाश में रहता है कि मेरे पास कौन सा अवसर है और उस अवसर को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे यूज करूं अपने काम के लिए। जबकि एक प्रबंधक जो है वो हमेशा ये देखता है कि मेरे पास कौन कौन से संसाधन या कौन कौन सा रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस रिसोर्स के बेसिस पे मैं काम कैसे कर सकता हूं। ठीक बात है। चलिए दूसरा, कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी। दूसरा आधार क्या है? कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर के प्रति प्रतिबद्धता कैसी होती है इसकी। एक अवसर जैसे ही किसी एंटरप्रेन्योर को मिलता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? एकदम क्रांतिकारी रूप से बहुत तेजी के साथ उस पर भिड़ जाता है कि भाई इस अवसर को हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे क्या लिखें? रिवॉल्यूशनरी विथ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि कम अवधि का के साथ क्रांतिकारी। थोड़े समय के लिए वो प्रयास करेगा लेकिन बहुत जबरदस्त प्रयास करेगा, ठीक है, अवसर को भुनाने का। लेकिन जो मैनेजर है वो क्या करता है? इवोल्यूशनरी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब वो लंबी अवधि के लिए सोचता है, लॉन्ग टर्म में सोचता है और लॉन्ग टर्म में सोचने के साथ वो विकासवादी होता है, वो क्रांतिकारी नहीं होता है। यानी कि उसके कार्य में बहुत ज्यादा तेजी नहीं होती है, झटपट वो कोई काम को नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं अपने संसाधनों का उपयोग करके धीरे धीरे नए तौर तरीके या नया प्रोडक्ट या नया तरीके की तरफ मूव करूं। ठीक है, इसके बाद है कमिटमेंट टू रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता। इसमें क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि उद्यमी और जो मैनेजर होता है, इन दोनों का रिसोर्स को या उनके पास जो संसाधन है उसको यूज करने का तरीका क्या है। देखिए, एक उद्यमी के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, ठीक है। इस वजह से वो क्या करता है? प्रत्येक चरण में न्यूनतम जोखिम के साथ वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, यानी कि मल्टी स्टेज विथ मिनिमल एक्सपोजर एट ईच स्टेज। मतलब वो बहुत कम कोशिश करता है कि मैं अपने संसाधनों का कम जोखिम से प्रयोग करूं। कम जोखिम से क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, किसी भी नए व्यापारी या नए उद्यमी के पास, है ना। लेकिन सिंगल स्टेज विथ कंप्लीट कमिटमेंट अपॉन डिसीजंस, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्रबंधक होता है, चूंकि इसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, इसीलिए एक बार में ही सारा काम करना चाहता है और उसके लिए इसके पास जितने रिसोर्सेज हैं ये सबको एक साथ काम पूरा करने के लिए लगा देता है। ठीक है, तो क्या फर्क समझ में आया? अगर रिसोर्सेज या संसाधनों की बात करें तो उद्यमी के पास संसाधन कम होते हैं। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से वो उद्यमी चाहता है कि मैं संसाधनों का बहुत ही सीमित प्रयोग करूं और कम जोखिम के साथ प्रयोग करूं।
जबकि जो मैनेजर होता है उसके संसाधनों की कमी नहीं होती है, इसीलिए वो सिंगल स्टेज में एक ही बार में सारे अपने रिसोर्सेज को लगा देता है काम को पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों पे नियंत्रण। संसाधनों पे नियंत्रण किसका होता है, कैसे होता है ना। देखो, ओकेजनल यूज ऑन रेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मतलब अगर उद्यमी के पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है और उसको उस रिसोर्स की आवश्यकता है, मान लो किसी इंटरप्रेन्योर के पास किसी रिसोर्स की जरूरत है, कोई संसाधन की जरूरत है और वो संसाधन उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या करता है, वो रेंट पर थोड़े समय के लिए रेंट पर रिसोर्सेज को ले लेता है, थोड़े समय के लिए रेंट पर रिसोर्सेज को ले लेता है। जबकि प्रबंधक जो है, ओनरशिप एंड यूज ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, प्रबंधक जो है या मैनेजर जो है वो क्या करता है, जिस रिसोर्स की उसको जरूरत होती है उस रिसोर्स को वो क्या करता है, उसको पूरी तरह से खरीद लेता है, यानी कि उसका पहले स्वामित्व प्राप्त करता है, ओनरशिप प्राप्त करता है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला बिंदु कौन सा है बच्चों, अगला बिंदु है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मतलब प्रबंधन संरचना कैसी होती है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपनी का आप पदानुक्रम या हायरार्की कैसा होता है, कौन मैनेजर होता है, कौन मालिक होता है, कौन स्टाफ होता है, इस तरह की बात है ना। तो इसमें क्या बोलता है, जो व्यवसायी होता है वो कई अनौपचारिक नेटवर्क के साथ होता है, मल्टीपल इनफॉर्मल नेटवर्क्स। कहने का मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि व्यवसायी के साथ जो काम कर रहे हों वो उसके एम्प्लॉय ही हों, कई बार वो अनौपचारिक रूप से अपने दोस्तों से भी मदद ले लेता है, अपने रिश्तेदारों से भी मदद ले लेता है काम करने के लिए, है ना। लेकिन जब मैनेजर की बात करेंगे तो फॉर्मलाइज्ड हायरार्की होती है, यानी कि एक औपचारिक पदानुक्रम बना हुआ होता है, एक औपचारिक पदानुक्रम बना हुआ होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि मैनेजर एक ऐसे संगठन में काम करता है जहां पर कि एक पद का क्रम बना हुआ है कि भाई जनरल मैनेजर, उसके अंदर 5 मैनेजर, उसके अंदर 10 असिस्टेंट मैनेजर, उसके अंदर 50 स्टाफ। तो इस तरह से एक पदों का क्रम बना होता है, एक फॉर्मल क्रम बना हुआ होता है। वैसे ही संगठन में प्रबंधक कार्य करते हैं, लेकिन व्यवसायी जो हैं वो एक अनौपचारिक गठबंधन में काम करते हैं, जहां पर कि वो अपने दोस्तों से भी मदद ले लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी मदद ले लेते हैं, अनौपचारिक रूप से। जरूरी नहीं है कि जिनसे वो मदद ले रहे हैं, कोई मदद ले रहा है कोई व्यवसायी या कोई उद्यमी, तो वो जरूरी नहीं है कि वो मदद करने वाला जो व्यक्ति है वो उसका एम्प्लॉय या उसका कर्मचारी ही हो। ठीक है, इसके बाद रिवार्ड मेथडोलॉजी, आखिर जिनकी मदद से उद्यमी या प्रबंधक अपने टारगेट को अचीव करते हैं उसको इनाम भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो कोई व्यक्ति क्यों आपके लिए काम करेगा। तो जो इनाम या पुरस्कार देने की जो पद्धति होती है, जो तरीका होता है, वो दोनों में अलग अलग होता है। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो मूल्य संचालित होता है, वो सीधा देखता है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, उसके आधार पे वो बात करता है। वैल्यू ड्रिवन, मतलब वो देखता है कि कितना हमको इस व्यक्ति से लाभ मिला, उसी बेसिस पर वो उसको मूल्यांकित करता है। इसके परफॉर्मेंस बेस्ड, ये देखता है कि जो व्यक्ति को मैंने काम के लिए कहा उस व्यक्ति के काम का प्रदर्शन कैसा है, वो काम कैसा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल नहीं किया, साधारण किया, ये बात। और टीम ओरिएंटेड, ये हमेशा ये देखता है एक एंटरप्रेन्योर किसी इंडिविजुअल के बदले वो देखता है कि उसका जो कोई कर्मचारी है वो अपने पूरे ग्रुप के सहयोग से कितना काम किया, मतलब एक टीम में कितना काम किया, इंडिविजुअल के बदले टीम में कैसा काम किया।
लेकिन जब मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर जो है उसमें रिवार्ड जो है वो जॉब सिक्योरिटी ड्रिवन है। मतलब मैनेजर जो है वो क्या करता है, वो ऐसे कर्मचारी जो अच्छा कार्य करते हैं उनको नौकरी में सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि उसकी जॉब की सिक्योरिटी देता है कि भाई तुम अभी हमारे लिए काम करोगे क्योंकि तुम काम अच्छा करते हो। ठीक है। रिसोर्स बेस्ड इनाम देने की जो जरूरत है या पुरस्कार जो देना है वो उसके संसाधनों पे डिपेंड करता है। कोई बड़ी कंपनी होगी तो बड़ा इनाम देगी क्योंकि उनके पास संसाधन ज़्यादा होंगे, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कोई छोटी कंपनी है तो उनके संसाधन कम होंगे, इसीलिए उनका इनाम भी छोटा होगा। इसके बाद प्रमोशन ओरिएंटेड, यहाँ पे टीम ओरिएंटेड है, यहाँ पे प्रमोशन ओरिएंटेड है, यानी कि अगर किसी के कार्य से मैनेजर खुश होता है तो उसको प्रमोशन देता है, उसको पदोन्नति देता है। ठीक है। ठीक है। तो ये आज हम लोग के लेक्चर में क्या समझे, आज हम लोग समझे प्रबंधक और इंटरप्रेन्योर, यानी कि मैनेजर और इंटरप्रेन्योर में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। खूब पढ़ो और खूब बढ़ो बच्चों। ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक। थैंक यू वेरी मच।